दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब नेटिजन्स इस विषय पर अपनी अलग-अलग तर्क रख रहे हैं कि 523 ईस्वी पूर्व बने नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस है वो कैसे हुआ। आम जानकारी ये है कि बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय का या नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। तो उसने विश्वविद्यालय को लूटा और आग लगा दी और जिसे वह खंडहर में बदल गया। तो क्या ये हकीकत है या फिर इसे सोशल मीडिया पर जो दावा हो रहे हैं उसके नेटिजन्स इसी आम जानकारी को लेकर दो धड़ों में बटे हुए हैं कि सच क्या है। इसमें से एक धड़ा का ये कहना है कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा को नष्ट किया गया, जो जानकारी अधूरे तर्क पर आधारित है। हालांकि ये तर्क जिन एविडेंस के आधार पर दे रहे हैं, दूसरी वाला जो धड़ा है उसे विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मान रहे हैं। तो तमाम तथ्यों और तर्कों के बीच में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नालंदा कब और कैसे बना, साथ में इसका नामकरण कैसे हुआ था। ये बिहार के जो नालंदा है वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में प्रसिद्ध था, तो कैसे बना पहले ये समझिए। 20वीं सदी में इतिहास विषयों के जानकार और लेखक जी आप्टे 1961 में उनकी एक किताब आई, यूनिवर्सिटी इन एंशियंट इंडिया, डी आप्टे। इस पुस्तक में भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों का जिक्र है, जहां पर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक तथ्यों और उसके महत्व पर विस्तार से बातचीत की है और विस्तार से उस पर फोकस किया गया गहराई से। इस पुस्तक की जो दूसरी खास बात है कि इसमें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों का भी जिक्र है। नालंदा विश्वविद्यालय पर अगर बात करें तो इस किताब में डीजी आफ्टे ये लिखते हैं कि नालंदा के नाम की जो उत्पत्ति है और इसके महत्व के बारे में कई तरह से तथ्य हैं, फैक्ट हैं और अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। वह जिक्र करते हैं कि इस स्थान के नामकरण के पीछे एक नाग जिसे कोबरा था और ऐसे सिद्धांत हैं कि नालंदा का नाम एक नाग कोबरा जिसे नागी लिंदा कहा जाता था, उस नागी लिंदा से इसका नाम नालंदा पड़ा, जो कि एक संघाराम मठ जो दक्षिण में आम के पेड़ के पास एक तालाब में रहता था। नालंदा के नामकरण की कहानी क्या है? तो नालंदा के नामकरण की कहानी है, एक तथ्य ऐसा भी है कि ये जो नाम है उस लगातार दान से आया जहां पर ये स्थान पर रहने वाले बौद्धित्व के लिए किया गया। तीसरा कारण है कि दूसरे से मिलता जुलता है कि ये संस्थान को निरंतर दान मिलता था, लेकिन दानदाता कभी भी इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पर्याप्त दान दिया। बाद में वर्णित इसकी जो समृद्धि है उसका पता चला और तीसरी व्याख्या है कि अन्य दो की तुलना में इसे अधिक स्वीकार किया गया। ईसाई युग से बहुत पहले ये स्थान एक धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ये जो स्थान है जिसे बुद्ध और उनके शिष्यों 523 ईसा पूर्व से 477 ईसा पूर्व के ठहरने से बहुत ही पवित्र से माना जाता था और यहाँ पर बौद्ध सिद्धांतों पर कई चर्चाएं हुई थी। और यह स्थान भी था, ये वही स्थान है जहाँ जैन तीर्थंकर महावीर की गौशालक जो गौशालक है, मखलिनी है, गौशाला है, जिसे गौशालक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने नियतिवाद विश्वास करते थे, उनसे भेंट हुई थी। तो डीजी आफ्टी इस स्थान का और भी वर्णन करते हैं और इस पर लिखते हैं कि यहाँ नागार्जुन और अन्य लोगों की जो प्रारंभिक ईसाई युग है उसकी चर्चाएं हुई थी। अशोक ने यहाँ पर एक मंदिर और विहार बनवाया था, क्योंकि ये राजगिरी की घनी आबादी से थोड़ी सी दूर पर थी और इसलिए धार्मिक प्रथाओं के लिए ये सुविधाजनक की बात थी, इसलिए इसका किया गया। लेकिन बात तो ये आई कि नालंदा की जो स्थापना है वो हुई कैसे थी। तो जो डीजे आफ्टे की किताब है, इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जानकारी है कि विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य द्वारा की गई थी। उनके पुत्र बुद्ध गुप्त राज और उनके उत्तराधिकारी तथा तथागत गुप्त राज द्वारा उनका विस्तार किया गया और इसके बाद 500 ईसा पूर्व में मिहिर कुल के जो शासक थे उन्होंने नरसिंह गुप्ता का पीछा किया और इस दौरान नालंदा में भी विध्वंस हुआ। हालांकि वह ये भी लिखते हैं कि इस विनाश के बाद यह स्थान अधिक वैभव और समृद्धि के साथ
थला फुला भी। और इस तरह हालांकि यह स्थान दूसरी शताब्दी में नागार्जुन के समय में और इससे पहले बुद्ध के समय में एक महान धार्मिक और शैक्षणिक केंद्र भी था, और 5वीं सदी के आते आते एक विश्वविद्यालय बन गया। और फिर भी जब विद्वानों की तीर्थ यात्रा का प्रवाह इस स्थान की ओर शुरू हुआ, तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लगभग पूरे अस्तित्व काल में इसे शाही संरचना प्राप्त हुआ, और इस तरह यह लंबे समय तक समृद्ध बना रहा। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा उनकी जो समृद्धि का अंदाजा इसकी इमारत से भी लगा सकते हैं। आश्चर्यचकित है जिनका वर्णन लेखक ने आपटे ने अपनी किताब में किया है, और वो ये लिखते हैं कि पहला संघाराम शक्रादित्य 415 से 455 ईसा पूर्व के बीच में इसे बनवाया, और उनके पुत्र बुद्ध गुप्त राज ने दक्षिण में एक और संघाराम बनवाया, और उनके उत्तराधिकारी तथागत गुप्तराज ने इसके पूरब में एक और संघाराम बनवाया। फिर बालादित्य जो 468 से 472 के बीच में हुए, तो इन्होंने उत्तर पूर्व में एक नया संघाराम बनवाया, और साथ ही उन्होंने एक और विशाल बिहार बनवाया जो कि 300 फीट ऊंचा था। और किताब में उन्होंने पुत्र ब्रज का जिक्र किया जिन्होंने पश्चिम में एक और संघाराम बनवाया, और बाद में मध्य भारत के एक राजा श्रीवर्ष ने इसके उत्तर में एक नया संघाराम बनवाया। और इन इमारत के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनवाई गई जिसमें एक द्वार था, और इस तरह से एक दीवार के भीतर घिरी हुई आकर्षक इमारत के रूप में ये तब्दील हो गया था। ये कुल वहाँ की जो जानकारी थी उनकी। अब अलग अलग मौकों पर इसका निर्माण कार्य भी अलग अलग होता रहा। किताब की अगर माने तो इसमें 11वीं शताब्दी तक हिंदू और बौद्ध जो डोनर थे इमारत का निर्माण जारी रखे। हेंग सांग ने भी यहाँ पर समय में नालंदा प्रतिष्ठान में 6 मठों का उल्लेख किया, और वे सभी इमारतें अपने आकार और ऊंचाई में भव्य थी। इसमें से समृद्ध रूप से सजाए गए मीनारें थीं, पड़ियों जैसे बुर्ज थे, नुकीले पहाड़ियां दिखती थी, सुबह की धुंध में खोए हुए प्रेक्षागृह दिखते थे। इन सारी चीजों को जादुई आभा थी, और कमरे बादलों से ऊपर उठते हुए भी बने थे बहुत ऊंचाई पर, और इसकी खिड़कियों से हवा आती थी और बादल हमेशा नए रूप में बनते दिखते थे। छतों से सूर्यास्त की चमक और चांदनी की शोभा भी दिखाई देती थी। कई सारी चीज हैं जिसमें इसका जिक्र किया गया है, और इस तरह से इनको इसके बारे में बताया गया है। जो आफ्टे की किताब है उसमें इस चीज का जिक्र किया गया कि इसमें दीवार में जो ईंटें थी उसकी भी जो कारीगरी थी, इन सारी चीजों का जिक्र किया गया। और इसमें बताया गया कि मठ के आंगन में भी कुआं था, और ये तमाम जिक्र थी। लेकिन इसकी जो कुछ अपवाद है वो सोशल मीडिया पर तैर रही है, और इसलिए हमने इसका छोटा सा अंश आप तक हमने पहुंचाया है। और आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा इस पर, और फिलहाल चैनल से जुड़ जाइएगा।